हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेशन सेट नंबर 2 है। हमने यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 की जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको रीस्टार्ट किया है। आपका 3 वाला पेपर जो कैंसिल हो गया था तो शेड्यूल्ड है लगभग जून में आपका, तो जून में आपका वो देखने को मिलेगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और आज के इस वीडियो में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ और उन कंफ्यूजन को आप दूर करेंगे और अपने एग्जाम में एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर ऑप्शंस को टिक करेंगे। तो ज्यादा किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं पीपीटी के थ्रू। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, वहां पर एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको री प्रैक्टिस करनी रहेगी तो आप री प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात कि अपने दोस्तों को भी इस चैनल तक लाइए। और यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलती है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी ऑल्टरनेट चलती हैं। बाकी ऑल्टरनेट डेज सीटेट वालों की क्लास चलती है। तो रोज सुबह 10 बजे आपको 10 का डोज लेना है और ये 10 का डोज तब तक आपको लेना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। तो चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और अपने क्वेश्चन के सेट चलिए, को तो ये स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी का टीआरई 3 टीआरई 4 का सेट नंबर 2 है और आज का सेट है एनसीईआरटी का और क्लास फर्स्ट सॉरी एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर है फर्स्ट। जो आपका चैप्टर आपने देखा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, सबसे पहला ही चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो इससे एमसीक्यूज मैंने फ्रेम किए हैं, 12 एमसीक्यूज हैं। तो आपका काम क्या है, आप मुझे किसी भी एमसीक्यू में आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपका काम क्या है, ये आपका टेस्ट है। एक तरह से मैंने आपको बताया था कि आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़कर आना है क्लास 9 का, तो आपने पढ़ लिया होगा। तो ये आपका टेस्ट है एक तरह से। तो 12 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर आप बताएंगे। और चैप्टर आसान है तो एमसीक्यूज भी उस हिसाब से ही फ्रेम हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू का, शुगर गेट डिजॉल्व इन वाटर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स बेस्ट डिस्क्राइब बाय। चीनी पानी में घुल जाती है, कणों के इस गुण का सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो शुगर है ये पानी में घुल जाती है। तो ये मेरे पास अगर पानी है और इसमें मैंने क्या डाल दिया, शुगर के पीसेस डाल दिए। ठीक है, इस ग्लास के अंदर पानी है, इसमें शुगर के पीसेस हैं और इस ग्लास में पानी भर देते हैं। अब इस ग्लास में पानी भरने से जो शुगर के पीसेस हैं इसको यहाँ से ऊपर अगर स्टेयर कर दिया जाए चम्मच से, तो क्या है, ये घुल जाता है। तो अब ये घुल जाता है तो ये किस प्रॉपर्टी, किस उसके गुण के कारण ऐसी चीज आपको देखने को मिलती है। तो क्या पहला जो ऑप्शन है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, या दूसरा पदार्थ के कणों कणों के बीच का स्थान के बीच स्थान होता है, या पदार्थ के कण एक दूसरे में को आकर्षित करते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आपका सही उत्तर होना चाहिए। 2 सेकंड वेट करेंगे और इसका आंसर मार्क करेंगे, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आई होप आपने आंसर को मार्क कर दिया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। तो आइए अब समझ लेते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि एनसीईआरटी के हैं, मैं आपको तुरंत का तुरंत यहाँ पर समझाती चलूंगी। ठीक है, तो उसको अब आपका काम क्या है कि आपको पेपर पेन लेकर बैठना है और जो मैं चीजें बोलती जाऊंगी उसको नोट करते जाना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि कोई भी पार्टिकल, सबसे पहले स्टार्टिंग से समझते हैं कि कोई भी मैटर जो आपका पदार्थ है, ठीक है, जो आपका एवरीथिंग इन अ मैटर, मतलब कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज वो किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। तो कोई भी चीज अगर मैं बोलूं तो कोई भी चीज किससे बनी है, मैटर से बनी है, पदार्थ से बनी है। और पदार्थ में क्या होता है, जो मैटर है आपका, उसमें क्या पदार्थ में क्या होता है, इसमें बहुत सारे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट। तो इसमें एक कण, दो कण, तीन कण नहीं है, इसमें मिलियन ऑफ पार्टिकल्स हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, इस ग्लास में चलो पानी का कलर बना लेते हैं, समझते चलेंगे चीजों को ना तो आपके लिए आसान रहेगा। इस ग्लास में मैंने पानी भर दिया। अब इस ग्लास में मैंने क्या किया, एक एक गोली, एक टिकिया डाल दी, किसकी, पोटेशियम पर मैग्नेट की एक टिकिया डाल दी। अब इस एक टिकिया को डालने से क्या करेंगे, इसमें इसको जब घोल देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इस बीकर का कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसी कलर का हो जाएगा। अब इसमें से क्या किया, थोड़ा सा ये पिंक कलर का सोल्यूशन निकाला और वापस से क्या किया, एक बीकर में डाल दिया जिसमें कि पानी प्रेजेंट था।
ठीक है, तो ये क्या होगा, वापस से पिंक कलर का आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का पिंक। फिर इसको वापस से क्या किया, दूसरे में यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो आपको कुछ और का कलर दिखेगा, मतलब कुछ और कलर मतलब पिंक कलर ही दिखेगा, पर थोड़ा क्या है, कम दिखेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इसमें से इसमें डाला, इसमें से इसमें डाला, हर में क्या है, प्लेन वाटर है, कोई कलर नहीं है, सादा पानी है। हर में क्या किया आपने, एक ड्रॉप दो ड्रॉप इसमें डाल दिया, तो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे पानी आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे और एक एक बूंद दो दो चम्मच ऐसे डालते जाएंगे इस कलर को, पिंक कलर को, तो वो कलर धीरे धीरे हल्का होता चला जाएगा, पर आपको कलर फिर भी दिखता रहेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी कण है, तो वो किससे बना होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से, या कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे कणों से बना है, और वो एक कण नहीं होते, वो मिलियन ऑफ कण, मतलब मिलियन ऑफ पार्टिकल से वो मिलकर बना है। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वेरी स्मॉल, एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, मतलब हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब दूसरी बात, आपको दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के लिए है, कि कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल किसका, मैटर का, पदार्थ का, कोई भी जो कण है, वो क्या होता है, उनके बीच में क्या होते हैं, कुछ स्पेसेस होते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, ये पानी है, तो पानी में कैसे होते हैं, इसके स्पेसेस थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर इसी जगह पर सॉलिड होता, तो सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, एकदम पास पास ठसे ठसे। इसका मतलब इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है या इसके इंटरस्टिशियल स्पेस है, वो क्या है, एकदम जीरो है। ठीक है, फोर्स नहीं स्पेस, तो इसके अंदर जीरो है। पर पानी में क्या होता है, थोड़े से गैप्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही शुगर को डाला, तो क्या हो जाता है, ये गैप के अंदर ये शुगर के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। ठीक है, पहले तो क्रिस्टल्स नीचे प्रेजेंट थे, पर फिर क्या हो जाएगा, इन गैप के बीच में ये शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो फिट हो जाते हैं, जब ये डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हमको सॉल्यूशन एकदम घुला हुआ दिखता है एक दूसरे में। तो यही यहाँ पर रीजन हो जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पदार्थ के कणों के बीच का स्थान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उसके बीच में स्थान प्रेजेंट होता है। ठीक है, आइए अब और इसके एग्जाम्पल्स आप एनसीईआरटी के सुन लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में आपसे आ जाए क्वेश्चन, तो आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद रहे। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नींबू पानी बनाना। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका डिटॉल डिटॉल अगर आप डाल देते हैं पानी में, या शुगर डालते हैं, या आप पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, या आप सॉल्ट डालते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये इसलिए होता है क्योंकि हर पार्टिकल जो मैटर में, जो मैटर जो पदार्थ जो आपका पार्टिकल का बना हुआ है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उसमें बहुत सारा स्पेस भी प्रेजेंट है, इस कारण से ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर बैठे ही महसूस हो जाती है। पदार्थ के इस गुण का सर्वोत्तम वर्णन किसके द्वारा किया जा सकता है? द लाइटेड इंसेंस स्टिक कैन बी स्मेल्ड सिटिंग एट अ फार डिस्टेंस, मतलब कहीं भी अगर अगरबत्ती किसी कोने में लगी हो, या एक और एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने डिओड्रेंट डाला किसी रूम में, तो दूसरे रूम तक भी उसकी स्मेल आ जाती है, या किसी दूसरे के घर में बना हुआ राजमा या छोला की महक आपको सूंघने में आती है जब आप सड़क से गुजरते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, पदार्थ की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, इसका पहला ऑप्शन क्या है, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पदार्थ के कणों के बीच का स्थान होता है, या पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, या पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ दीज। तो अभी चिंता मत करिएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस में भी अभी आप फंसेंगे इसमें। ठीक है, तो अभी आप सुनते जाइए बस। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पेस। अब इसमें स्पेस की तो कोई बात नहीं है ना, घोलना तो है नहीं, घुलने वाली बात होती तो स्पेस की बात होती। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये कण गतिशील होने के कारण क्या होता है, दूर दूर तक इसकी महक फैल जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, दो तीन चीजें आपको यहाँ पर अब समझनी है। जैसे अब यहाँ पर क्या समझने वाली बात है आपके लिए, चलिए मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, कि जो पार्टिकल्स हैं आपके, ये पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूअसली जो पदार्थ है आपके, सॉरी जो आपके कण हैं, ये क्या है, कंटिन्यूअसली गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब इनकी गति करने से क्या हो जाएगा, इनके बीच में आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, बढ़ जाती है, क्षितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, इनमें क्षितिज ऊर्जा आ जाती है, बढ़ जाती है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ा, तो क्षितिज ऊर्जा क्या है, और बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, बहुत तेजी तेजी से और तेजी से भागने लगते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, किसी भी मैटर की वो क्या है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको याद रखने वाला ये है
एक पार्टिकल सॉरी एक पॉइंट आपका छूट गया, किसका, आपका कि पार्टिकल ऑफ अ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि कोई भी पार्टिकल्स अगर है प्रेजेंट तो उसमें क्या है, आपके किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके बीच में स्पेस है। तो इसको आपको एक और पॉइंट से याद रखना है। क्या पॉइंट है आपका कि डिफ्यूजन। ठीक है, कैसे वो एक दूसरे में डिफ्यूज करता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है कि एक ऐसी गुण होता है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मटेरियल का या किसी भी मैटर का, जिससे क्या होता है इंटरमिक्सिंग होती है, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब इसी इंटरमिक्सिंग की वजह से या इसी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी या इसके गुण के कारण क्या होता है, जो आपकी शुगर है या सॉल्ट है ये सब घुल जाते हैं। ठीक है, तो इंटरमिक्सिंग हो रही है मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा अच्छे से कोई भी चीज एक दूसरे में घुल जाएगी। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, स्पेस वाला जो भी हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन को किया था। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अभी क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप सबका काम क्या है कि आपको कमेंट में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, साथ साथ आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके, शायद मैंने अभी जस्ट पहले आपको क्षितिज ऊर्जा बोल दिया है काइनेटिक एनर्जी को, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, सॉरी। आपकी वो क्षितिज ऊर्जा तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की मैं बात कर रही थी पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हिंदी में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया तो प्लीज उसको इग्नोर कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके कारण होती है। अब ये किसके कारण होती है, क्या पोजीशन के कारण होती है उसकी ऊर्जा, या उसकी रेस्ट पोजीशन की वजह से होती है, या रेस्ट स्टेट पे, या उसकी मोशन की वजह से, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो किसकी वजह से होती है, दो सेकंड का पॉज लेंगे और इसको आंसर को टिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, उससे रिलेट करके आप ये क्वेश्चन को समझ सकते थे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो आपकी गतिज ऊर्जा है, क्षितिज ऊर्जा नहीं गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है ये हमेशा कैसे आती है, ये आपकी कभी भी अगर पार्टिकल्स हैं या आपका कोई आपके आयंस हैं या आपके कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सब क्या है, जब जब क्या है मूवमेंट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी तरह की एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब उसमें क्या है मोशन है, उसके पार्टिकल्स में क्या है, उनके कणों के बीच में क्या है मोशन है। पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी ऊर्जा होती है, ये एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपसे अगर क्षितिज ऊर्जा पूछी जाए तो क्षितिज ऊर्जा में आप क्या बोलेंगे, ये एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, फिर साथ साथ इस ये क्या होती है, ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका मतलब ये दो चीज पर निर्भर करती है, या तो उसकी स्टेट ऑफ पोजीशन पे, किस पोजीशन पे है, या स्टेट ऑफ उसकी एक स्टेट, अब किस स्टेट पे है, या वो तो रेस्ट स्टेट पे है कि पोजीशन किस स्टेट पे है कि किस स्टेट पे है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक एन आयरन नेल इंस्टेड ऑफ चॉक पीस बिकॉज, चौक के टुकड़े की बजाय लोहे की कील को तोड़ना कठिन होता है क्योंकि, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या इसका रीजन है कि पार्टिकल्स, जस्ट अ सेकेंड, लोहे की कील के कण प्रबल आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल हैव नो स्पेस बिटवीन देम। देखते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ चॉक हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चॉक के कणों में आकर्षण बल कम होता है, या मोर देन वन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, या नॉन ऑफ द अबव। तो आइए, ये थोड़ा सा आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब आइए इसमें क्या आप आंसर लगाएंगे, जल्दी से टिक करिए, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये आंसर यहाँ पर क्यों हुआ, देखिए आइए समझ लेते हैं। जो अगर आपके पास आयरन की नेल है, अब इस आयरन की नेल को तोड़ना क्या है, बहुत कठिन होता है, और अगर इसकी बजाय मेरे पास एक चौक है, रीजन क्या है कि चौक में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके में क्या है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये बात तो ठीक हो गई। अब इसका एक और रीजन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो लोहे के जो कील के कण होते हैं प्रबल आकर्षण बल द्वारा आपस में ये क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। अब ये जो जुड़े होते हैं तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही तेज, इसमें बहुत ज्यादा, आप खुद सोचिए सॉलिड में क्या होता है, स्पेसेस क्या होते हैं, स्पेसेस कम क्या नहीं होता है स्पेस। तो यहाँ पर तीसरा और सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों करेक्ट होने के कारण आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इस आंसर का उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चलिए अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं। अब आपको क्या बताना है, पदार्थ के कण की विशेषताएं, कि पदार्थ के कणों के बीच का में स्थान होता है, द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर बिग इन साइज, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो अब आपको क्या है छांटना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की आपको बतानी है। तो इसमें जस्ट अ सेकेंड पॉज ले लेती हूँ। चलिए अब आपने आंसर को मार्क कर लिया होगा, अब मैं आपको बता देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है, स्थान होता है। फिर क्या होता है इसमें, स्पेस में क्या हमने पढ़ा था कि इसमें इंटरमिक्सिंग हो सकती है, मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन हो सकता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, एक कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसके अलावा हमने कोई पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पदार्थ के कणों के बीच का में स्थान होता है, तो ये बात तो ठीक है। फिर पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो हाँ ये बात भी ठीक है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर बिग इन साइज, तो हाँ भाई ये कुछ नहीं है कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर क्या है, बिग ही होते हैं साइज में। जो उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और बहुत सारे होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2 होने की वजह से आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर 4, जो कि है आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, द स्पॉन्ज हैज टाइनी पोर्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड एंड एक्सपेल्ड। द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्ज कम्स अंडर विच स्टेट ऑफ मैटर। स्पॉन्ज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा फंसती है और बाहर निकलती है। स्पॉन्ज का उदाहरण पदार्थ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आप किसमें आप डाल सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, और इसमें क्या आंसर लगा देते हैं मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देखो इसमें मोर देन वन ऑफ द अबव में नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो स्पॉन्ज है आपका, वो आपका कैसा होता है, आपने देखा होगा जो फोम होता है, जो जैसे किसी गद्दे में पड़ा है वो, तो उसमें क्या है, कुछ छिद्र होते हैं। अब जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो क्या है, सारी की सारी हवा क्या है, बाहर आ जाती है। जैसे उसको छोड़ देते हैं तो वापस से क्या है, हवा अंदर भर जाती है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा फंसती है और बाहर निकलती है। स्पंज का उदाहरण पदार्थ के किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आ जाता है क्या, गैशियस स्टेट में आएगा या लिक्विड में या सॉलिड में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये सॉलिड स्टेट का एग्जाम्पल है। और इस सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल में काफी अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं भी आपको सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखवा देती हूँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में हो जाएगा। तो इसमें आप गैशियस और सॉलिड में नहीं लगाएंगे कि मोर देन वन ऑफ द अबव लगा दें, कि सेकंड और थर्ड दोनों लगा दें, तो नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। गैस रहती है इसमें, गैस बाहर आ जाती है, एयर मतलब एयर के फॉर्म में, और अंदर आ जाती है, वो बात ठीक है, पर होता क्या है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि रबर बैंड, तो रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो रबर बैंड अपनी शेप चेंज कर लेता है, और वापस छोड़ देते हैं तो अपनी शेप को क्या है, वो रिगेन कर देता है। तो ये क्या है, उसको फोर्स अप्लाई करने की वजह से ही ऐसा होता है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, सॉलिड का है। फिर आपका एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया कि शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया या कोई भी चीज किसी घोल में डाली, तो वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड का। फिर आपका तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्पॉन्ज का। तो स्पॉन्ज में भी क्या होता है, कुछ माइन्यूट होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसमें हवा जो है फंस जाती है। जब उसको प्रेस करते हैं तो वो अंदर घुस जाती है, जब प्रेस करते हैं सॉरी तो हवा बाहर आ जाती है, और जब उसको रिलैक्स छोड़ देते हैं तो हवा जो है वो अंदर वापस से आ जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ गुण हैं। अब ये गुण हमें किसके पढ़ने हैं, ये गुण हमको पढ़ने हैं सॉलिड के। तो सॉलिड के गुण हैं, इसको फटाफट से नोट करते जाएंगे कि पहले ही प्रॉपर्टी क्या होती है, कि सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। तो डेफिनेट शेप हो गई सॉलिड की। दूसरा क्या होता है, सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी उसका फिक्स्ड होता है। तीसरी बात क्या हो गई, इसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, मतलब एक निश्चित इसकी क्या होती है, बाउंड्री होती है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, चौथा पॉइंट हो जाएगा कि जो इसमें कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इसको दबाना मुश्किल होता है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है। फिर क्या हो, आप बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, ये अपनी मेंटेन करते हैं शेप को, मेंटेन करते हैं ये अपनी शेप को। फिर क्या होता है, ये रिजिड होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ये रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, इसलिए एक्सेप्शन आपको दिया है स्पॉन्ज का। ठीक है, फिर इसको सॉलिड्स, इसको फोर्स, इसमें अगर बल लगाया जाए ज्यादा, तब जाके सॉलिड क्या है, ये टूटते हैं।
ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी हो गई किसकी, सॉलिड्स की। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज हायर देन लिक्विड एंड सॉलिड बिकॉज गैस के विसरण के गैस के विसरण की दर द्रव्य एवं ठोस से अधिक होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, आइए देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्या ऑप्शन है, कणों के बीच बड़ी जगह होती है, कण तीव्र गति से चलते हैं, कण व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब ये आंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। तो आपने देखा होगा कि गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में, उनमें क्या है, आपके स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही साथ वो बहुत ही तेज स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो ये दोनों इस ऑप्शन के करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब पार्टिकल्स आर अरेंज सिस्टमैटिकली, तो ये किस में होता है, ये आपके सॉलिड्स में होता है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल्स ऑफ अ गैसेस हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग फास्ट। गैसों में कणों में तेजी से फैलने का गुण होता है, सही कथन चुने। पार्टिकल्स हैव पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लैटिस, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। कि कणों में क्षितिज ऊर्जा होती है, तो क्या इसीलिए डिफ्यूज करते हैं फास्ट, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर इसमें तो क्या हो जाता है, गैसेस में क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, बहुत तेजी से बहुत मूव करते हैं। फिर पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ अ कंटेनर, हाँ ये बोल सकते हैं कि ये अगर किसी ये मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस फिल कर दी गई है, तो ये क्या करेंगे, वॉल्स, गैस की जो वॉल्स है, सॉरी जो कंटेनर की वॉल्स है, उसमें इक्वली प्रेशर क्या है, हर तरफ से लगाते रहेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। अगर किसी भी कंटेनर में गैस प्रेजेंट है, तो जल्दी जल्दी वो वॉल्स की तरफ बाहर निकलना चाहेगी। तो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऐसे, तो ये ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट इज, तो ये कौन सा स्टेट हो जाता है, ये आपका हो जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, देखिए इस वाले पोर्शन से ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, तो उनको जरा थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। जैसे सबसे पहली बात है कि आपका ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहाँ कहाँ आपको को देखने को मिलती है, तो आप हो गया कैम्फर, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, जिसमें कि आपकी किसकी प्रक्रिया हो रही है, सब्लिमेशन की प्रक्रिया हो रही है। और सब्लिमेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फेज, मतलब लिक्विड फेज में कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्टली क्या है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डिपोजिशन क्या होता है, मतलब निक्षेपण क्या होता है। तो डिपोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर डायरेक्ट गैस जो है वो वापस से, अभी क्या था, सॉलिड कन्वर्ट हुआ गैस में, अब जब गैस हो जाएगी कन्वर्ट किसमें, ये गैस वापस से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन या निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, जैसे कि एक है आपका फ्यूजन। तो फ्यूजन की प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलती है, जब क्या है, सॉलिड आपका, जब क्या बोला मैंने, सॉलिड आपका कोई ठोस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी कौन सी, फ्यूजन की प्रक्रिया। मतलब इसमें क्या होता है आपका, संलयन, संलयन होता है। अभी फ्यूजन आपको किस में देखने को मिलेगा, अब फ्यूजन आपको आइस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आइस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड फॉर्म में, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसकी प्रक्रिया हो जाती है, ये आपकी फ्यूजन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको एक और देखना है कि गैस अगर कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, गैस अगर कन्वर्ट हो जा रही है लिक्विड स्टेट में, ये आप कैसे देख सकते हैं, जैसे कि भाप, अगर ये मेरे पास बीकर है, उसमें पानी उबल रहा है नीचे से, अब पानी नीचे से उबलने से ऊपर से भाप बन रहा है। ठीक है, अब बन तो गया वो गैस वेपर्स का फॉर्म, पर ऊपर से अगर कोई लिड लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, तो आप देखते हैं कि पानी के ड्रॉपलेट्स ऊपर सेट हो जाती है, मतलब गैस अब कन्वर्ट हो गई, वेपर जो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, जब गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, तो इस प्रक्रिया को बोल दिया कंडेंसेशन। और लिक्विड कन्वर्ट होता है आपका गैस स्टेट में, क्या मैंने बोला, जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैस स्टेट में, तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, वेपोराइजेशन।
आइए इसको मैं समअप कर देती हूँ। सबसे पहला आपने क्या देखा, जल्दी से इसको सब रब करके समअप कर देती हूँ मैं, कि सबसे पहले आपने देखा कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो इसको बोल देते हैं फ्यूजन, जो कि आपको आइस में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं सनलैंड। अगर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वापस से सॉलिड में, इसको बोल देते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठोस होना वापस से सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, एक तो ये आपने पढ़ा। दूसरा आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, दूसरा हमने पढ़ा था कि लिक्विड, अगर लिक्विड है, लिक्विड को गर्म कर रहे हैं और गर्म करने के बाद वो क्या बन रहा है, वेपर्स का फॉर्म ले रहा है, गैस बन जा रही है, वेपर्स बन जा रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, और गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, तो इसको बोल रहे हैं कंडेंसेशन। ठीक, अब हमने पढ़ा कि सॉलिड जो है वो, सॉलिड आपका डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को बोल देते हैं सब्लिमेशन। और गैस वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं डिपोजिशन। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। अब ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर जब वह तापमान, वह कौन सा न्यूनतम तापमान की अधिकतम तापमान या मध्यम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर मिट्टी पिघलकर, सॉरी सॉलिड मेल्ट्स है, तो मिट्टी पिघलकर कैसे, गूगल ट्रांसलेट ने क्या कर दिया यहाँ पर, जहां पर ठोस पिघलकर तरल बन जाता है, तो ये ठोस है, सॉरी ये गूगल का ट्रांसलेशन है, पिघलकर तरल बन जाता है, उसका गलनांक कहलाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये मिनिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम नहीं लगाएंगे, ये मिनिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि आपका, अब देखिए कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन है कि मैक्सिमम टेम्परेचर होगा कि मिनिमम टेम्परेचर होगा, तो ये आपकी डेफिनेशन है एनसीईआरटी की, कि वो न्यूनतम से न्यूनतम टेम्परेचर जिसपे सॉलिड क्या है, मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे आप, कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये जो आपका गलनांक होता है, ये बताता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मान लो मेरे पास ये सॉलिड है जो कि आइस है, ठीक है, अब आइस, मेरे पास आइस के क्यूब्स बहुत सारे, अगर मैं सिंगल आइस का क्यूब बना दूं, तो सिंगल आइस के क्यूब्स में जो पार्टिकल्स होंगे कुछ इस तरीके से अंदर अरेंज्ड होंगे, बहुत इस तरीके से। अब जैसे ही क्या किया, यहाँ से क्या करा, इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो नीचे से गर्म करने से क्या होगा, ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा, और पिघलने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताता है क्या, आपका मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है, गलनांक आपको ये इंडिकेट करता है कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी क्या है, टेम्परेचर की आवश्यकता है तोड़ने के लिए, कि इन पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, जिससे आपका मेल्टिंग पॉइंट निर्धारित होगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो एनसीईआरटी की लाइन है, आपके ब्लू कलर के बॉक्स में लिखी हुई है, तो इसको समझ लेंगे बहुत अच्छे से, कि जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है आपका, 273.15 केल्विन है, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कि जब आइस मेल्ट होती है, जब बर्फ पिघलती है, तो उसका तापमान होता है, तो तापमान क्या होता है आपका, रिमेन सेम रहता है या बढ़ता है तापमान। जब आपने देखा होगा कि आइस को पिघलाते हुए, ये मेरे पास आइस का क्यूब है और इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म करने लगी, अब जब इसको मैं पिघला रही हूं, तो क्या होगा, इसका तापमान क्या बढ़ेगा, क्या इसका तापमान सही सेम रहेगा, या पहले पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये क्या होगा, ये रिमेन्स करेगा, ये सेम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर वही रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा। आइए इस पॉइंट को समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनसीईआरटी का, कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि वाई देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन आइस इज प्लेस्ड ऑन बंसन बर्नर, या उसको व्हेन आइस इज हीटेड, कि आइस में या पानी में कोई तापमान में क्यों वृद्धि नहीं होती है, तो वो इसलिए होती है कि देखो क्या होता है, आइस में बीच में क्या प्रेजेंट है, आइस में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, या इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जो हीट नीचे से जा रही है, तो ये हीट क्या करेगी, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो ये दो मेरे पास पार्टिकल है, अब इन दो पार्टिकल के बीच में मेरे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस बात को ध्यान से समझेंगे, एक बार समझ में आ जाएगा, तो एनसीईआरटी के जो पूरा लंबा सा पैराग्राफ दिया हुआ है ना, वो भी समझ में आ जाएगा। इनके बीच में, ये पार्टिकल के बीच में ये
स्ट्रेंथ है, बहुत हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण है, बहुत ज्यादा बल है, आकर्षित बल है। तो इससे क्या होगा, अब इस आकर्षित बल को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या होगा, ये जो हीट है ये तोड़ने में लग जाएगी। तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसको तोड़ने के लिए जो हीट का यूज हो रही है, वो सारी की सारी हीट जो है वो इस्तेमाल हो जा रही है तोड़ने में। इसीलिए पानी जो है वो सॉलिड का, जो आपका आइस के फॉर्म में था, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है तो वो पानी का जो तापमान है वो बढ़ता नहीं है। इसको बोलते हैं हिडन एनर्जी, हिडन एनर्जी, छुपी हुई ऊर्जा। ठीक है, हिडन एनर्जी, या बोल देते हैं इसको क्या है, हिडन हीट। ठीक है, हिडन जो छुपी हुई क्या है, जो हीट जो उसमें छुप गई। अब इसी छुपी हुई हीट को क्या बोल रहे हैं, इट इज कंसिडर्ड, ये जो हिडन हीट है उसको कैसा कंसिडर करेंगे, जो कंटेंट जो बीकर में प्रेजेंट है इसको बोल देंगे लेटेंट हीट। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है जो कि छुपी हुई होती है, जो छुपी हुई हीट है, जो प्रेजेंट है, जो कि आपने यूज कर ली किसमें, आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, तोड़ने में, जो कि ज्यादा था, और जिससे कि क्रिस्टल आपका आइस का वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो ये लेटेंट हीट होती है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आइस की बात कर रहे हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी। ठीक है, तो ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर मेरे पास, मैं सब रब कर देती हूँ आपका यहाँ पर, और मैं सिंपल आपको बताऊं कि ये मेरे पास आइस है, ये आइस का टुकड़ा है। अब इस आइस ऑफ टुकड़े को मुझे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। अब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, हीट एनर्जी की बात हो रही है। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की मुझे आवश्यकता है, जो कि क्या होगी, जो कि ब्रेक कर देगी किसको, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जो कि आइस के बीच के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में है, जिससे कि आइस कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इसी क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोल देते हैं, ये छुपी हुई एनर्जी है, छुपी हुई आपकी हीट है। इस हीट को क्या करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इट इज पॉसिबल टू लिक्विफाई गैसेस, गैसों को द्रवीकृत करना संभव है। क्यों संभव है और कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करके, या फिर आपका हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, या बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो 1 सेकंड का मैं पॉज देती हूँ और आंसर का वेट करती हूँ। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसका आंसर ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रेशर, उसमें प्रेशर तो अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर, जो तापमान है वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो किसी भी गैस को क्या है, अगर लिक्विफाई करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं, उस गैस को, उस पर क्या है, प्रेशर को अप्लाई करें। मान लो मेरे पास ये गैस है, अब इसमें गैस फिल्ड है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर प्रेशर लगाऊंगी, और प्रेशर लगाने से क्या हो जाएगा, ये इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे आने लगेंगे। और साथ ही साथ मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर इसका तापमान, जो टेम्परेचर है उसको भी क्या कर दूंगी, कम करूंगी। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, बढ़ेगा, प्रेशर जो है आपका, दाब जो है बढ़ेगा, और टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, कोई भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। अब इसमें आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा क्या, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या होती है, ये आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कैसे बनती है, आप इसमें क्या किया जाता है कि हाई प्रेशर में इस कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाता है, और टेम्परेचर को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिसमें कि क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली, सॉलिड कार्बन जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में, जब भी प्रेशर को कम करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, ड्राई आइस। तो मैंने आपको क्या समझाया, जो ड्राई आइस है वो आपने सुना होगा। तो उस ड्राई आइस में क्या होता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं कहीं धुआं सा देखा होगा व्हाइट कलर का, तो वो क्या होता है, वो कहीं कंटेनर ओपन किया और बहुत सारा धुआं निकला, तो वही क्या होती है, वो आपकी ड्राई आइस होती है, जिसमें कि जैसे ही उसका प्रेशर हटाते हैं, मतलब प्रेशर को कम कर देते हैं, तब क्या है, सारा का सारा वो जो आपका सॉलिड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कैसी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है। और
अपने लिक्विड स्टेट में बिना आए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी हिसाब से क्या है, ड्राई आइस का फॉर्मेशन होता है। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि जो भी आपका अगर गैस को लिक्विफाई करना है तो उसको क्या करना होता है, उसको प्रेशर लगाना होता है और टेम्परेचर को कम करना होता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा और यहीं पे हमारा सेशन एंड होता है। और आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, साथ ही साथ आपको ये सेशन कैसा लगा, ये जरूर मुझे बताइएगा, जिससे कि एक मुझे भी मोटिवेशन मिले कि सारे जो कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हैं उनको ये सब सेशंस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो चैप्टर आपका जो मैं बता देती हूँ, जिससे कि आप पढ़ें और आप जब पढ़ के आएंगे तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और आपके चैप्टर्स प्रिपेयर होते चलेंगे और आपको भी एक एनर्जी आएगी कि अब मेरा कंटेंट प्रॉपरली बीपीएससी एग्जाम को पास करने के लिए प्रिपेयर हो गया है। तो चलिए मैं आपको चैप्टर बता देती हूँ। इसी बुक का आपका चैप्टर नंबर 2 है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अच्छा, चैप्टर फर्स्ट से अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो मैं आपको इसी चैप्टर में ऐड कर दूंगी, या अलग से हम करेंगे तो चैप्टर में ऐड कर लेंगे। बचे हुए कुछ क्वेश्चंस 5-6 तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और उसको भी मैं कोशिश करूंगी कि आपका एक सेशन में सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। पर चैप्टर बड़ा है तो 2 सेशन में आपके एमसीक्यूज कवर होंगे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करते हुए आप पर चल रही हूँ, जिससे कि आपकी पूरी कंटेंट जो है वो प्रिपेयर हो जाए एमसीक्यू के थ्रू। तो ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, और ये मेहनत लगती है बस आपके कमेंट का और आपके लाइक का और आपके शेयर करने का इंतजार रहता है। चैनल छोटा है, कोशिश कर रहा है आप लोग की हेल्प से ही ये चैनल बन पाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।